14 अगस्त 1947। सूरज कराची को उत्सवी उन्माद के साथ तपा रहा था। जब लॉर्ड लुई माउंटबेटन का विमान उतरा तो भीड़ पर लंबी परछाइयां पड़ रही थी। भारत के अंतिम वायसराय अपनी बेदाग वर्दी में पसीना बहाते हुए एक व्यस्त फिल्म स्टार से भी सख्त समय सारिणी पर थे। मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल के रूप में शपथ दिलाना, बधाई भाषण देना और आधी रात से पहले दिल्ली लौटना। लेकिन उनकी नब्ज घड़ी से भी तेज धड़क रही थी, क्योंकि अंतिम क्षण में मिली सूचना ने उन्हें हिला दिया था। जिन्ना की हत्या की साजिश। दोस्तों, साजिश की चर्चा हम विस्तार से करेंगे। पहले कुछ बातें 15 अगस्त 1947 के बारे में। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने सत्ता हस्तांतरण की तारीख 30 जून 1948 तय की थी। लेकिन बढ़ती अशांति और सांप्रदायिक हिंसा की आहट पहचानते हुए माउंटबेटन ने इसे आगे बढ़ाने के बजाय जल्द करने का फैसला किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब तारीख पर दबाव डाला गया तो उन्होंने सहज ढंग से चुनी हुई तारीख बता दी। फ्रीडम एट मिडनाइट के अनुसार उन्होंने खुद कहा, जो तारीख मेरे दिमाग में आई वही मैंने चुन ली। वे दिखाना चाहते थे कि पूरा घटनाक्रम उनके नियंत्रण में है। तारीखें उनके दिमाग में रोलेट व्हील की तरह घूम रही थीं और वे 15 अगस्त पर ठहर गए। 15 अगस्त उनके लिए व्यक्तिगत रूप से खास था, क्योंकि यह जापान के आत्मसमर्पण की दूसरी वर्षगांठ थी। वही क्षण जब 15 अगस्त 1945 को रेडियो पर एशिया में मित्र देशों की जीत और शांति की घोषणा हुई थी। माउंटबेटन ने महसूस किया कि यह नई शुरुआत का प्रतीक बन सकता है, जहां सैन्य विजय राजनीतिक विजय में बदल रही थी। लेकिन भारतीय ज्योतिषियों ने 15 अगस्त 1947 को बेहद अशुभ बताया। उनका कहना था कि यह शुक्रवार को पड़ रहा है और कृष्ण पक्ष चतुर्दशी अमावस्या के बीच का समय राष्ट्र निर्माण जैसे कार्यों के लिए विनाशकारी है। कुछ ज्योतिषियों ने माउंटबेटन को पत्र लिखा, ईश्वर के लिए भारत को 15 अगस्त को स्वतंत्र न कीजिए। यदि बाढ़, अकाल और कत्लेआम होंगे तो इसका कारण यह होगा कि स्वतंत्र भारत का जन्म एक शापग्रस्त दिन पर हुआ। भारतीय नेतृत्व ने इसका समाधान निकाला। सत्ता का औपचारिक हस्तांतरण 14 और 15 अगस्त की आधी रात को हुआ। इस प्रकार तकनीकी रूप से वह 15 अगस्त की शुरुआत थी, पर ज्योतिष के अनुसार दिन सूर्योदय से शुरू होता है, इसलिए सूर्य निकलने से पहले का समय सुरक्षित माना गया। अब वापस चलते हैं कराची। आप सुन रहे हैं यही है इतिहास, बाकी सब बकवास। कराची में अपनी यात्रा से बस एक दिन पहले एक सीआईडी अधिकारी ने वायसराय माउंटबेटन को एक खौफनाक चेतावनी भेजी। महोदय, साजिश तैयार है। रिपोर्ट साफ थी। अगली सुबह जब माउंटबेटन और जिन्ना खुले काफिले में कराची की सड़कों पर निकलेंगे, उन पर बम बरसाए जाने वाले हैं। लेकिन सभागार के भीतर माहौल बिल्कुल अलग था। कराची की संविधान सभा हॉल उमंग और उत्साह से गूंज रहा था। माउंटबेटन ने जिन्ना को गवर्नर जनरल की शपथ दिलाई। जिन्ना, जो टीबी की बीमारी से कमजोर थे लेकिन इच्छा शक्ति से अडिग, उन्होंने कहा, आप स्वतंत्र हैं। अपने मंदिरों में जाने को स्वतंत्र हैं, मस्जिदों में जाने को स्वतंत्र हैं, या पाकिस्तान के किसी भी पूजा स्थल पर जाने को स्वतंत्र हैं। बाहर आतिशबाजी हो रही थी, आकाश गूंज रहा था 31 तोपों की सलामी से। लेकिन दोस्तों, यह उत्सव मात्र एक पर्दा था। सच्चाई पंजाब की जमीन पर खून से लिखी जा रही थी। शरणार्थी कारवां विपरीत दिशाओं में भागे, हिंदू और सिख भारत की ओर और मुसलमान पाकिस्तान की ओर। सड़कें कत्लेआम के मैदान बन गईं। ट्रेनें स्टेशन पर लाशों से भरी पहुंचीं। गले कटे, शरीर क्षत विक्षत। लाहौर की नहरें खून और तैरते अंगों से लाल हो गईं। और विभाजन ने चुरा लिए करीब 20 लाख जिंदगियां। उधर कराची में भाषणों और जय घोषों के बीच माउंटबेटन का दिल धड़क रहा था तेज तेज। जिन्ना हत्या की धमकी के बाद भी विजय परेड से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। और माउंटबेटन, वे भीतर ही भीतर डर रहे थे। कहीं यही मेरी आखिरी सवारी न हो। तोपों की धमक के बीच उनका काफिला जब कराची की गलियों से गुजरा, वहां भीड़ इंतजार कर रही थी। विशाल, खुश, उत्साहित भीड़। अनाम चेहरों का सागर, जिसमें कहीं
किसी सड़क के कोने पर, किसी मोड़ पर, किसी खिड़की की चौखट या छत पर उस शख्स का चेहरा छिपा था जो उन्हें मारना चाहता था। लुई माउंटबेटन को बाद के वर्षों में ऐसा लगेगा जैसे वह 30 मिनट की सवारी 24 घंटे तक चली थी। संभावित हत्या का मकसद अस्पष्ट रहा, धार्मिक उग्रवादी, राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी या गुटीय दुश्मन। लेकिन खतरे ने पाकिस्तान के जन्म की नाजुकता को रेखांकित किया। जिन्ना की पहले से ही नाजुक स्वास्थ्य स्थिति, क्षय रोग से बोझिल, अब उत्साही भीड़ में छिपे अदृश्य शत्रुओं से और दबाव में थी। दोस्तों, इस साजिश में कुछ गहरे राज हैं। इसमें भारत के एक बड़े नेता का नाम भी लिया जाता है। उनके खिलाफ पाकिस्तान में लंबे समय तक वारंट भी था, पर उनका नाम मैं आपको नहीं बता सकता। आप समझ सकते हैं मेरी मजबूरी। कराची, दोपहर 3:45 बजे। जिन्ना और माउंटबेटन को ले जा रही रोल्स रॉयस विशाल भीड़ के बीच से गुजर रही थी। एक ऊंची इमारत की बालकनी पर एक सीआईडी अधिकारी नजर रखे हुए था। उसका हाथ अपनी कोल्ट पिस्तौल पर कस रहा था। हिंदू मोहल्ला, माउंटबेटन ने खुद से कहा, यहीं कुछ होगा। 5 कष्टदायी मिनटों तक काफिला कराची की मुख्य व्यावसायिक सड़क एल्फिंस्टन स्ट्रीट पर खामोश भीड़ के बीच रेंगता रहा। लगभग सभी दुकानें और बाजार हिंदुओं के थे, जो अपने मुस्लिम पड़ोसियों के उत्सव से कटु और भयभीत थे। कुछ नहीं हुआ। लुई माउंटबेटन की जिंदगी की सबसे तनावपूर्ण सवारी खत्म हो गई थी, जैसा फ्रीडम एट मिडनाइट में बताया। कॉलिंस और लैपियर के अनुसार साजिश इसलिए नाकाम रही क्योंकि ग्रेनेड फेंकने वाला व्यक्ति, जो संकेत देने वाला था, आखिरी क्षण में डर गया। दोस्तों, कराची की शान शौकत से दूर कलकत्ता की तपती मलिन बस्तियों में महात्मा गांधी अपना हताश युद्ध लड़ रहे थे। उन्होंने उत्सवों के निमंत्रण ठुकरा दिए थे, यह महसूस करते हुए कि उनका स्थान राजनेताओं के बीच नहीं, बल्कि उस टूटे हुए शहर में है जहां हिंदू और मुस्लिम भीड़ ने पड़ोसियों को बेरहमी से काट डाला था। उनका कमजोर शरीर नम सुबह में प्रार्थना के सहारे बढ़ रहा था। उम्मीद की किरण उस शहर में, जो दुख में डूबा था। फिर से उपवास करते हुए उन्होंने एक मुस्लिम मित्र के साधारण घर में डेरा डाला। यह नफरत से जख्मी शहर में एकता और चुनौती का मूक कृत्य था। 14 अगस्त को जब उनके निवास के बाहर भीड़ चिल्ला रही थी, गांधी खिड़की पर खड़े थे, एक हाथ अपनी पोती के कंधे पर, दूसरा बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और उनके पूर्व आलोचक हुसैन शहीद सुहरावर्दी पर। हमें तब तक काम करना होगा जब तक कलकत्ता का हर हिंदू और मुस्लिम सुरक्षित अपने घर नहीं लौट जाता, गांधी ने भीड़ से अनुरोध किया। हमारी कोशिशें तब तक जारी रहेंगी जब तक हमारी आखिरी सांस बाकी है। चमत्कारिक रूप से हिंसा कम हो गई। एक क्षण के लिए उनकी नैतिक शक्ति ने तूफान को शांत कर दिया, यह साबित करते हुए कि एक व्यक्ति का भूख हड़ताल वहां नफरत को भूखा मार सकती थी, जहां सेनाएं असफल हो गई थीं। इस बारे में आप मेरा वीडियो बंगाल फाइल्स देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब चलते हैं नई दिल्ली। मानसून के बादल दिल्ली पर तमाशे की उम्मीद में रुके हुए मेहमानों की तरह मंडरा रहे थे। 17 यॉर्क रोड में जवाहरलाल नेहरू अपने उस भाषण को अंतिम रूप दे रहे थे जो भारत की किंवदंती बनने वाला था। 2 साधुओं के नेतृत्व में एक छोटा धार्मिक जुलूस पवित्र जल, तंजौर की नदियों से लाया गया प्रसाद और 5 फुट की गदा लेकर पहुंचा। नेहरू के बंगले में प्रवेश करते हुए उन्होंने उन पर पवित्र जल छिड़का, उनके माथे पर भस्म लगाई, उनकी बाहों पर गदा रखी और उन्हें ईश्वर के वस्त्र से सजाया। लेकिन नेहरू का मूड तुरंत निराशा में बदल गया। उन्हें अभी-अभी सूचना मिली थी कि लाहौर जल रहा था और हिंदू सिख इलाकों में 1 दर्जन जगहों पर पानी की आपूर्ति काट दी गई थी। हैरान होकर, लगभग फुसफुसाते हुए उन्होंने कहा, मैं आज रात कैसे बोलूंगा? मैं कैसे दिखाऊं कि मेरे दिल में भारत की स्वतंत्रता के लिए खुशी है, जब मुझे पता है कि लाहौर, हमारा खूबसूरत लाहौर, जल रहा है। रात 11 बजे नियति के साथ हुई मुलाकात, जिसे दुनिया भर में ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। इंडिया गेट के पास नेहरू की कार बैरिकेडेड सड़कों से गुजरी। जैसे ही वे संविधान सभा हॉल में पहुंचे, नेहरू ने उत्साह को महसूस किया। झंडे लहरा रहे थे, शंख प्राचीन तुरहियों की तरह बज रहे थे। कराची से लौटे माउंटबेटन ब्रिटिश राज के अंतिम समारोह की प्रतीक्षा में खड़े थे। रात 11 बजे नेहरू खड़े हुए। उनकी आवाज स्थिर थी, लेकिन नियति के बोझ से लदी हुई। Long years ago,
We made a tryst with destiny. कई साल पहले हमने नियति के साथ एक प्रतिज्ञा की थी और अब वह समय आ गया है जब हमें अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करना है। पूरी तरह से नहीं, लेकिन बहुत हद तक। आधी रात के समय जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। जैसे ही घड़ी ने शून्य को छुआ, यूनियन जैक नीचे उतर गया और तिरंगा ऊपर चढ़ गया। लाल किले पर आतिशबाजी हुई और इंडिया गेट के आसपास भीड़ उफनते ज्वार की तरह उमड़ पड़ी। पूरे भारत में मंदिर प्रार्थनाओं और घंटियों की झंकार से गूंज उठे। स्वतंत्रता आ चुकी थी। तो दोस्तों, यह थी कहानी 14 अगस्त के दिन और 15 अगस्त की सुबह की। अगली कहानी बहुत जल्द। तब तक याद रखिए, यही है इतिहास, बाकी सब बकवास। जय हिंद।